चैनल के विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं सुनील गुहीकर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है श्री चेतन मारवा सर। चेतन सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चेतन मारवा ये नाम नागपुर के आयुर्वेदिक जगत में एक जाना पहचाना नाम है। सर हर्ब्स इंडिया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अन्य विभिन्न कंपनियां जो आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण करती हैं उसके एसोसिएशन में भी आप पदाधिकारी हैं। इसके अलावा नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र में आयुर्वेद के क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होती रहती हैं उसमें आपका एक रोल हमेशा रहता है। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। तो हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद मूलतः है क्या? ये एक बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है सुनील जी। बहुत से लोगों को इसके लिए भ्रांतियां हैं, अलग अलग विचार हैं दिमाग में कि ये आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद यानी सिर्फ आयुर्वेद दवाई नहीं है। अगर मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊं तो आयुर्वेद यानी जीवन जीने की कला या आर्ट ऑफ लाइफ हम इसे कह सकते हैं, साइंस ऑफ लाइफ हम इसे कह सकते हैं। आयुर्वेद यानी एक स्वस्थ जीवन, दीर्घायु और स्वस्थ, सिर्फ दीर्घायु नहीं, हमें 90 साल 95 साल रगड़ते हुए जीने के बदले अच्छी स्वास्थ्य के साथ हम अगर अपनी लाइफ जिए, वो कैसे जिए इसके बारे में पूरा आयुर्वेद में समझाया गया है। जी, तो आयुर्वेद का मानव जीवन में जो महत्व है उसे समझें। देखिए, अगर मैं फिलोसॉफी की बात करूं बिना किसी धर्म के बारे में बोले, तो हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना हुआ है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। और आप अगर इस बात पे ध्यान दें तो जब हमारा शरीर खत्म होता है, जब हमारा जीवन जब खत्म होता है, मृत्यु के बाद भी हमारी जो अंतिम क्रिया होती है वो इन्हीं में से किसी एक में होती है। या धर्म के हिसाब से या तो शरीर को जलाया जाता है या शरीर को जमीन में गाड़ा जाता है, और कुछ कुछ केसेस में शरीर को पानी में भी बहाया जाता है। हम शरीर को जलाएं या दफनाएं, वो मिल कहाँ रहा है? उसी आकाश में, उसी हवा में, उसी पानी में, उसी धरती पे, उसी अग्नि पे ये है। और आयुर्वेद जो है ये हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन है, साइंस ऑफ लाइफ जिसे हम कह सकते हैं, हीलिंग प्रोसीजर जिसे हम कह सकते हैं। हर देश की अपनी अपनी एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम होता है इन सभी चीजों को, अपनी छोटी मोटी बीमारियों को और एक स्वस्थ जीवन को जीने के लिए। आयुर्वेद जो है वो हमारे हिंदुस्तान की प्राचीनतम एक ऐसा साइंस है, एक विज्ञान है, एक कला है। और इसका हमारे डे टू डे लाइफ में जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन से लेकर तो जिस दिन हम आखिरी सांस लेते हैं उस दिन तक रोज हम जाने अनजाने आयुर्वेद को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं है या ये मिसकंसेप्शन है, लेकिन आप देखिए जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसे शहद सबसे पहले चटाया जाता है, वो आयुर्वेद में लिखा हुआ है। उसके अलावा हमारी पूरी जिंदगी जो हम खाना खाते हैं, आज हम थोड़ा खाना वेस्टर्नाइज करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा ट्रेडिशनल फूड जो है इंडिया का, किसी भी धर्म का हो, धर्म आप देखिए जो थाली होती है खाने की, आप महाराष्ट्रियन थाली देखिए, पंजाबी, राजस्थानी, कोई भी थाली देखिए, खाने की जो थाली होती है उसमें आपको जो चीजें मिलेंगी वो आयुर्वेद ही है। जो हम खा रहे हैं वो भी आयुर्वेद ही है। जी, तो आयुर्वेद का महत्व तो आपने बताया, लेकिन आयुर्वेद का आचरण हमने क्यों करना चाहिए? आयुर्वेद क्यों? जी हाँ, आयुर्वेद इसीलिए कि अगर हम आयुर्वेद का आचरण नहीं करते हैं, आयुर्वेद को फॉलो नहीं करते हैं, तो हम विभिन्न बीमारियों से हमें सामना करना पड़ेगा उसका। क्योंकि एक तो हमारी जो आजकल लाइफस्टाइल चेंज होते चले जा रही है और हम हर जगह अपने पुराने ट्रेडिशंस को पकड़ के नहीं रख सकते, क्योंकि वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है। हमें समय के हिसाब से अपनी कुछ चीजों को, कुछ आदतों को चेंज करना ही पड़ेगा और हम कर रहे हैं। लेकिन उस चीज को भी अगर हम पकड़ के रखें अच्छे से, ऐसी चेंज जिसे हम लाइफस्टाइल कहते हैं, अगर उसमें भी हमें स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद के सिवाय आपके पास कोई पर्याय नहीं है। दूसरी किसी भी पैथी में, किसी भी साइंस में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है।
फर्क सिर्फ इतना है, आयुर्वेद हिंदी या संस्कृत में समझाया जाता है, एलोपैथी को इंग्लिश नाम दे दिया जाता है या मॉडर्न साइंस को इंग्लिश नाम दिया जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव है। मैं यहाँ किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, सब पैथी का अपना बहुत महत्व है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद को अपनाते हैं तो आयुर्वेद में सभी चीजें, यानी आपकी मानसिक ताकत से लेकर तो शारीरिक ताकत तक सब कुछ आयुर्वेद में सम्मिलित है। अगर हम उसका आचरण करते हैं तभी हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। स्पेशली आप देखिए आजकल जो नई जनरेशन है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास में फिजिकल काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेंटल काम वो बहुत करते हैं, लेकिन उतने ही जल्दी वो लोग डिप्रेशन में आते हैं। हम जब इस एज से गुजरे और आज तक काम हम सभी करते हैं, सुनील जी आप भी सब करते हैं, लेकिन ये डिप्रेशन क्या चीज होती है मुझे आज तक कभी महसूस ही नहीं हुआ ये डिप्रेशन क्या होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपके दिमाग से सारी चीजें जो है वो जुड़ी हुई होती हैं, और अगर आपका आचरण आयुर्वेद के आचरण के हिसाब से होगा तो डेफिनेटली ये सारी ताकत सारी शक्ति आपको मिलेगी। एक ऐसी मान्यता है कि एलोपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बाकी सारी पैथी जो है उससे उसका एक अलग हटके महत्व है, उसका एक फास्ट हीलिंग प्रोसेस उसमें है। आप मानते हैं इसको? पूरी तरह से नहीं। देखिए जब आयुर्वेद की जब खोज हुई उस समय जो संसाधन थे, उस समय जो दिनचर्या ऋतुचर्या थी इंसान की, उसके हिसाब से वो सारी चीजें आगे आई हैं, और धीरे धीरे समय के साथ सभी चीजें बदली हैं। आयुर्वेद भी बदला है, आयुर्वेद थोड़ा स्लो बदला है। एक्चुअली आयुर्वेद को भी एडेप्टेशन जो करने चाहिए थे वो शायद थोड़े स्लो हुए। तो कहीं ना कहीं ये धारणा, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हर पैथी की, वो मॉडर्न मेडिसिन हो यानी एलोपैथी जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा मेडिसिन है, ये सारी जितनी पैथीज है सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आयुर्वेद में सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की भी लिमिटेशन है, एलोपैथी की भी लिमिटेशन है, और वो वक्त गया जब लोगों को ऐसी एक मिसकंसेप्शन रहता था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं, आयुर्वेदिक उपचार अगर हम ले रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं, आयुर्वेद में भी इतनी रिसर्च और इतनी मॉडिफिकेशन हो चुकी है कि एक मॉडर्न मेडिसिन के समकक्ष आपको आयुर्वेदिक की मेडिसिन रिजल्ट देंगी। अगर एक गोली पैरासीटामोल की आपका 1 घंटे में बुखार उतारती है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 कैप्सूल आयुर्वेद का उतने ही देर में आपका बुखार उतने ही अच्छे से उतारेगा। कभी कभी ये बोलने की बातें होती है आम भाषा में कि एलोपैथी मेडिसिन लेंगे तो आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे और आयुर्वेदिक लेंगे तो आपको 7 दिन लगेंगे। इसे समझने में थोड़ा समय लगता है कि चीज एक ही है, लेकिन शायद कहीं हमारे दिमाग में ये है कि आयुर्वेद में देर ज्यादा लगती है। कुछ कुछ चीजों में थोड़ी देर लगती है क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके रोगों को जड़ से निकालता है। तो अगर आपको जड़ से निकालना है तो उसके लिए थोड़ा समय देना जरूरी होता है, क्योंकि एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सिम्टम पे काम करता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो सिस्टम पे काम करती है। और अगर आपको सिस्टम सुधारना हो, वो आप अगर दूसरी भाषा में बात करो, देश का सिस्टम हो, समाज का सिस्टम हो या हमारी हेल्थ का सिस्टम हो, सिस्टम सुधारने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन जो प्राइमरी आपको तकलीफ हो रही है वो बहुत जल्दी काबू में आती है आयुर्वेद में भी। तो सर आपका ऐसा कहना है कि ये जो मॉडर्न साइंस है वो आयुर्वेद उसको फेस कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, मेरा ये 100% मानना है। और मेरा तो ये मानना है कि मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल हमें खुद इसलिए ज्यादा करना पड़ा क्योंकि हमने आयुर्वेद की तरफ दुर्लक्ष्य किया। अगर हम आयुर्वेद को फॉलो करें तो मॉडर्न मेडिसिन की हमें उतनी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम स्वस्थ जीवन जिएंगे। हम हमारे शरीर में जब बीमारी कोई भी नई प्रकार की बीमारी होती है तो हमें शरीर से उसके इंडिकेशन मिलते हैं, हम लोग उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं। अगर हम उसकी तरफ दुर्लक्ष्य ना करें, आयुर्वेद के हिसाब से हम उसको ट्रीट करना शुरू करें, तो डेफिनेटली हमें मॉडर्न मेडिसिन की जो जरूरत है वो बहुत इमरजेंसी जब हो तभी पड़ेगी, नहीं तो शायद पड़ेगी ना। तो अगर जरूरत पड़ती है तो उसका उपयोग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है हमारी जान। हम ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें किसी पैथी को कम नहीं समझना या किसी पैथी को बहुत अच्छा है यानी सबसे अच्छा है, ये नहीं बोलना है। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन अगर 10 में से 9 लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं तो उन 9 लोगों को एलोपैथी या मॉडर्न साइंस को इस्तेमाल करने की जरूरत बहुत बहुत कम या हो सकता है जरूरत ना भी पड़े।
जो जैसे एक्सीडेंट्स हो जाए या इस प्रकार की कोई चीज है उसकी बात अलग है, क्योंकि आयुर्वेद में सर्जरी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, जबकि सर्जरी का पहला चैप्टर आयुर्वेद से ही आया हुआ है। आज भी आप देखेंगे अगर तो मॉडर्न मेडिसिन में भी जो सर्जरी का पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है वो सुश्रुत का पढ़ाया जाता है। सुश्रुत हमारे प्लास्टिक सर्जन वर्ल्ड के बोलिए या जो भी आप कहें पहले प्लास्टिक सर्जन या पहले सर्जन माने जाते हैं। और रॉयल ऑस्ट्रेलेशियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स जो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर बहुत बड़ी प्रतिमा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी एक प्रतिमा सुश्रुत की लगी हुई है जो रॉयल कॉलेज है सर्जरी का। तो सर्जरी उस समय भी हुआ करती थी, जरूरत कम थी, लेकिन अब वो सर्जरी बहुत ज्यादा एलोपैथी में मॉडर्न साइंस में डेवलप हुई है। आयुर्वेद में सर्जरी डेवलप नहीं हुई उतनी ज्यादा, लेकिन अगर सर्जरी या इस प्रकार की कुछ 2-3 इमरजेंसी एक्सीडेंटल केसेस छोड़ दिए जाएं तो काफी सारी चीजों पर हम आयुर्वेद से काबू पा सकते हैं। आयुर्वेद ये हमारी प्राचीनतम संस्कृति का एक विभिन्न अंग है जी। तो उसका ये इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अगर है, इतना एडवांस्ड अगर उसमें सारे उसके परिणाम की उसकी ताकत है, तो ये पैथी आज के समय में इतनी पिछड़ी हुई क्यों? ये भी एक जो आपका प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये आप देखिए आदि अनादि काल से ये चलता आया है कि जब तक किसी चीज को राजाश्रय न मिले, यानी पहले जैसे राजा महाराजाओं के जमाने हुआ करते थे, अगर उसे राजा का सपोर्ट ना मिले तो उसे आगे आने में दिक्कत होती थी, लोगों को उस चीज को समझने में समझाने में दिक्कत होती थी। और कहीं ना कहीं इसमें हमारी जो व्यवस्था है, जो सरकारी तंत्र हम जिसे कह सकते हैं या सरकारी योजनाएं जिसे कह सकते हैं या सोच जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर हम पिछड़े। क्योंकि ये जो भी आयुर्वेद थोड़ा सा पीछे हुआ है उसका कारण यही है कि उसे उस प्रकार का एक सपोर्ट जैसा सरकार से मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए जमाना जैसे जैसे बदल रहा है उसे रिसर्च की जरूरत है। हम कितना भी कह लें कि भाई 8000 साल पहले या 7000 साल पहले आयुर्वेद में ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन मॉडर्न साइंस जो है वो मांगता है एनालिटिकल रिपोर्ट या उस पर की गई रिसर्च। और किसी भी एक चीज पर अगर आज रिसर्च करने जाओ तो उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है। जब तक कि ये सारे संसाधन, सारे साधन, ये वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, वो ऊपर ज्यादा रिसर्च उस पर हो नहीं पाएगी। तो पिछले कुछ सालों से यानी काफी सालों से ये एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि जो एक सरकार का बोलिए या जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक समर्थन आयुर्वेद को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया, जो एक बहुत बड़ा कारण है कि आयुर्वेद थोड़ा उसकी वजह से पिछड़ा है। हमारे समाज में बहुत पुराना अगर समय हम याद करें तो एलोपैथी तो बहुत बाद में आया जी। लोग आयुर्वेद का ही उपयोग करते थे या किसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते थे जी। आज भी राजवैद्य ऐसा जो शब्द है वो हमारे यहाँ प्रचलित है। गांव में किसी को कुछ तकलीफ हुई तो वैद्य को ही बुलाया जाता था। इतना ये प्रचलित व्यवस्था जो थी वो आखिर बदली कब और कैसे? हाँ देखिए, ये व्यवस्थाएं एकदम से तो कभी बदली नहीं जाती, धीरे धीरे बदली जाती है। जैसे हमने अपने जो पिताजी वगैरह थे यानी हमारे ऊपर की जनरेशन, हम उनसे हमेशा सुनते थे कि भाई जब अंग्रेजों का यहाँ राज आया तो हमारी जो पूरी व्यवस्था थी उसको खराब करने के लिए उन्होंने बहुत इजी वे में अपनी व्यवस्थाएं हमारे ऊपर ला दी। जैसे चाय हमारा पेय नहीं था उस समय। अंग्रेजी सरकार ने हर नुक्कड़ पे, हर कोने में चाय के फ्री स्टॉल लगाए कि भाई ये आप चाय पीजिए और देखिए ये कैसा पेय है। और धीरे 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 लोगों को आदत पड़ गई और आज हम चाहे ना चाहे दिन में कम से कम 6-8 चाय पी लेते हैं। सब बोले कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता, दुष्प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी एक वो आदत सी पड़ गई है। ठीक उसी तरह एक ये हमारी इंसान की एक फितरत होती है कि जो चीज हमें ज्यादा इजीली मिल जाए, जो चीज हमें आसानी से मिल जाए, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद ने अपने आप को थोड़ा देर से बदला। अब वो समय ऐसा था आयुर्वेद का कि वैद्यराज ने जो आपको दवाई दी है वो कड़वी हो, जहर जैसी हो, दिखने में बहुत गंदी सी हो, फिर भी पेशेंट उसको खा लेते थे। और दिनचर्या ऐसी थी कि भाई दिन भर घर में रहना है तो वो चूर्ण हो या काढ़ा हो वो साथ में लेके दिन भर उसको खा सकते थे। लेकिन अब जैसे जैसे चेंज हुआ, लोगों को टेस्ट चाहिए, लोगों को दवाई में भी टेस्ट चाहिए। पहले तो हमने सुना था भाई आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर की आती है, अब आप देखिए इवन मॉडर्न मेडिसिन में जो एंटासिड्स आते हैं या जो कफ सिरप आते हैं उसमें भी एक स्पेसिफिक फ्लेवर, किसी को स्ट्रॉबेरी चाहिए तो किसी को ऑरेंज चाहिए।
तो आयुर्वेदिक दवाई में ये एक रेस्ट्रिक्शन थी, जो लोगों को ऐसा लगा कि भाई इसका टेस्ट भी बहुत खराब है, ये काली काली गोलियां हैं। और वो धीरे धीरे चारों तरफ से जब ये बात प्रचारित होने लगी कि भाई आयुर्वेदिक दवाइयों से फायदा नहीं होता, ये एलोपैथी खाओ, इतनी सी दवाई है तो ये आप गोली खाओगे तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, तो थोड़ी आसानी से मिल रही थी और थोड़ा ये लगा कि टेस्ट भी अच्छा है, या तो कैप्सूल फॉर्म में है, उस समय आयुर्वेद में कैप्सूल नहीं आया करते थे, और जो लिक्विड प्रिपरेशन भी होते थे वो बिल्कुल कड़वे होते थे, यानी कुनैन जिसे कह सकते हैं, जहर जैसे कड़वे होते थे। तो इधर में जितनी मॉडर्न मेडिसिन है वो शुगर कोटेड बोलिए या साइरप बेस्ड बोलिए, तो वो एक कन्वीनियंस धीरे धीरे लोगों को टेस्ट की आई। और जन साधारण में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक वातावरण नहीं बना कभी भी कि भाई आयुर्वेदिक को आगे आना चाहिए। अलग अलग कार्यक्रम से, प्रचार प्रसार माध्यम से अगर इसके बारे में थोड़ा सा पब्लिसिटी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो ये जो जरूरत है कि उसका प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए और समाज ने भी कौन सी भूमिका उसमें अदा करनी चाहिए कि ये जो हमारी खुद की परंपरा है आयुर्वेद, उसको और बढ़ावा मिले? देखिए, सरकार ने जो प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आते हैं, बहुत से कार्यक्रम आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आयुर्वेद की जो बेसिक चीजें हैं, जो आपके घर में, आपकी रसोई में जो मसाले के रूप में आपके यहाँ पड़ी है, जिसे हम रोज खा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो उसे न खाता हो, लेकिन वो उसको आयुर्वेद की नजर से नहीं देखता, उसको लगता है ये स्पाइसेस हैं, ये टेस्ट के लिए डाले जाते हैं। टेस्ट के लिए कुछ नहीं डाला जाता, ये कहीं ना कहीं इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद ने पहचानी। और उसमें उसने डाला कि आप अगर सांभर बना रहे हैं तो उसमें इमली क्यों डलेगी, कड़ी बना रहे हैं तो उसमें हल्दी क्यों डलेगी, मूली के पराठे बना रहे हैं तो उसमें अजवाइन क्यों डलेगी। ये सारी चीजें आयुर्वेद में जो ग्रंथ हैं उसमें लिखे हुए हैं। लोगों को इस पे कई बार ऐसा बड़ा आश्चर्य होता है कि ये आप कैसे कह रहे हैं, ये मूली के पराठे उस समय थोड़ी, लेकिन आप कभी पढ़िए, आपको ये ग्रंथों में सब मिलेगा। ये तो छोड़िए, इवन विभिन्न प्रकार के नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशंस, अब लोगों को ये भी लगता है कि आयुर्वेद और नॉन वेजिटेरियन ये कहां से मेल खा गया, लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारे प्रिपरेशन ऐसे आते हैं जो प्योरली नॉन वेजिटेरियन हैं, अभी भी हैं। यानी जैसे बकरी का है, बकरी के मांस से, बकरी के खून से कुछ चीजें बनती हैं और उसमें लिखा हुआ होता है कि ये नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशन है। आजकल प्रयोग कम हो रहा है लेकिन उसमें भी बनती हैं और अपने घर में भी बनाने वाले। और ये उस समय लिखा गया था जबकि हिरन, शेर, मगरमच्छ, मेंढक सबको खाया जाता था शिकार करके। तो शेर के भी मांस को अगर खाना है, हजम करना है, तो उसको उसमें क्या क्या डलेगा, ये आयुर्वेद की पाक शास्त्र में आज भी लिखा हुआ है, लिखा पहले से। तो उसी चीज को अगर हम, जैसे होता है कैच देम यंग, जो बच्चे भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें प्राइमरी लेवल पर कहीं ना कहीं, मैं साइंस को बहुत ज्यादा समझाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर बच्चों को ये पता हो कि अगर हमें पेट में गैस जैसा लग रहा है तो हम ये इलायची अगर खाएंगे तो हमारी गैस ठीक हो जाएगी, इस प्रकार की चीजें की बेसिक नॉलेज अगर दें स्कूल के करिकुलम में, अगर 10th तक की इसमें कहीं ना कहीं ऐसा एक सब्जेक्ट रखा जाए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसमें आम जनता को उसके बारे में पता चले। और जो छोटी छोटी चीजें हैं, मेडिसिनल प्लांटेशन जिसे हम कहते हैं, हम अपने घरों में कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं। जैसे तुलसी का पौधा है, आप एक बार का धर्म को अलग रखिए, कई लोगों को लगता है तुलसी सिर्फ एक धार्मिक वृक्ष है, ऐसा नहीं है, धार्मिक पौधा नहीं है। ठीक है, कुछ धर्मों में उसे बहुत मान्यता है, लेकिन अगर आप उसकी साइंटिफिक वैल्यू भी देखें तो एक अमृत के जैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो तुलसी का पौधा अगर हर घर में लगा रहे और बच्चों को उसके बारे में पता हो तो उससे दो फायदे हैं। एक तो आपका घर का वातावरण, क्योंकि तुलसी एंटीवायरल वातावरण को एक प्रोड्यूस करती है, वो एक होगा। उसके अलावा छोटी मोटी खांसी हो, इस प्रकार की चीजें हो, तुलसी के पत्ते, बच्चों को पता है कि इसमें ये गुण है और उसके वजह से बच्चे जो है वो उसका संरक्षण करेंगे। तो एक आपके इन्वायरमेंट के लिए भी ये चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने घर में छोटी छोटी चीजों में, गमलों में लगा सकते हैं इस पर। और जन जागरण के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे आप समझ सकते हैं कि एग्जीबिशंस होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें आयुर्वेद को विशेष वो दिया जाए। आहार के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम लोग विशेष जोर देके, अगर सरकार उसमें थोड़ी मदद करे तो प्रचार प्रसार करने में ईजी हो जाता है। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया भी इस चीज को प्रचारित प्रसारित करे कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है और हमारी जो संस्कृति है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है। तो इसमें ये तीनों चारों जो घटक हैं, ये सब मिलाकर अगर उस पर काम करते हैं तो इसी प्रकार से इसका प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ेगा। एक ही चीज जब आप बार बार सुनते हैं तो 8 बार 10 बार सुनने के बाद आपको लगता है एक बार ट्राई तो करूं, उसका एक प्रभाव होता है। तो कहीं ना कहीं हम उसके प्रचार प्रसार में कमजोर पड़ रहे हैं, शायद वो एक कारण है।
सर और एक चीज आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे कि एक दैनंदिन जीवन जो है व्यक्ति का, वो जीते हुए हम आयुर्वेद का उपयोग कैसा कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में जी, या जहाँ पे भी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं जी, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम दिन भर में करें ताकि हम आयुर्वेद का आचरण भी हो, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, जी। थोड़ा सा विस्तार में। देखिए, आयुर्वेद जैसा मैंने पहले ही कहा कि आयुर्वेद का मतलब सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की शुरुआत ही आप समझ लीजिए कि जब आप इस पृथ्वी पर आते हैं तब से शुरू होती है। वो सब चीजों को आगे बढ़ते हुए, जैसा आप कह रहे हैं कि दिनचर्या में हम लोग आयुर्वेद को कैसे इस्तेमाल करें, तो जो मैं बहुत बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले सुबह हमारे उठने का समय वो निश्चित हो। आयुर्वेद में कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी जब सूर्य उदय हो रहा होता है, 4:30-5 बजे के आसपास। मैंने कहा कि हमें कहीं ना कहीं थोड़े एडेप्टेशन करने हैं। यानी ठीक है, अभी जो लाइफस्टाइल है, हम सोते हैं रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, क्योंकि कई बार हमारी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती हैं। आप लोग जैसे मीडिया से जुड़े हुए हो, आपके लिए तो रात और दिन एक बराबर होते हैं, तो ये सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन जितना जल्दी आप उठ सकें, कम से कम ये कोशिश करें कि 5 से 6 घंटे की नींद, हमें बहुत अच्छी प्रॉपर नींद मिले। और अगर आप सुबह 6:30 बजे भी उठते हैं, 6 बजे या 6:30 बजे, ये सबसे पहला है कि आप सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद में 1 गिलास पानी अगर आप पिए कम से कम, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। अभी ये जो सब सीन चल रहा है उसमें पता चला कि भाई, पता चला यानी लोगों को समझा, पता तो आयुर्वेद काफी समय से बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई तांबे के बर्तन में पानी भर के रखिए। आदि अनादि काल में तांबे के बर्तन ही यूज होते थे, बाद में सब ये एल्यूमिनियम और बाकी की चीजें जो है, पीतल, तांबा, पीतल और स्टील सब बाद में आए हैं। तो एक तांबे के कटोरे में उसमें पानी भर के रखिए गिलास में। सुबह उठकर आप बिल्कुल, आप बिस्तर पे बैठे बैठे भी पी सकते हैं। यानी ऐसा नहीं कि भाई ब्रश कर लेंगे, चाय पी लेंगे उसके बाद पानी, ऐसा नहीं। उठते साथ ब्रश करने से पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद अगर आपका पेट साफ होता है तो पहले वो करिए, क्योंकि आजकल वो भी तकलीफ बहुत लोगों को हो रही है कि पेट साफ करने के लिए भी सुबह उठने के बाद पता नहीं क्या क्या मशक्कत करनी पड़ती है। कोई चाय पीता है, कोई 3 बार चक्कर मारने जाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई 2 छुट्टे मारता है सिगरेट के, कोई न्यूज़पेपर लेके बैठता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। आपकी आंख खुले तब आपको अगर टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ रही है, आप समझिए कि आपका पाचन संस्थान जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप फिर ये सब चीजों से निवृत्त हो गए, उसके बाद जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तो खाली पेट थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें आधा या 1 चम्मच शहद और थोड़े से 3-4 बूंद नींबू, ये डालिए। हम लोगों को, जैसा मैंने बताया, आदतें बिगड़ गई हैं हमारी। सुबह उठते साथ बिस्तर में बैठे हमें चाय चाहिए, वो ठीक नहीं है, हानिकारक है। और आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, उसके बदले आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा शिफ्ट होने में। और जब गर्म पानी, शहद का भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। बिल्कुल गरम गरम, जितना गरम आप उसको पी सकते हैं, उससे डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारे शरीर का। शहद में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है और नींबू जो है वो विटामिन सी है, और विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी, ये शब्द अभी ऐसा है कि कोई ऐसा नहीं बचा जिसको पता ना हो कि इम्यूनिटी क्या है। पहले लोगों को शायद नहीं पता था, लेकिन ये महामारी ने हमें बहुत चीजें समझाई है, उसमें ये इम्यूनिटी भी एक है। इस प्रकार से हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह 9, 9:30 के आसपास नाश्ता लीजिए। और कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे हमारे इसमें लिखा हुआ है कि नाश्ता हमें एक राजा के जैसा करना चाहिए। राजा के जैसा यानी भरपेट अच्छे से, लेकिन हेल्दी फूड। यानी ऐसा नहीं कि बहुत तला हुआ हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, जैसा अन्न रहेगा वैसा आपका तन रहेगा और वैसा ही आपका मन रहेगा। ये आयुर्वेद में कहा गया है कि आप अगर अच्छा भोजन करेंगे तो आपके सोच विचार जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। तो वो सारी चीजें जो हेल्दी फूड्स हैं, अब हेल्दी फूड में अगर हम पहले लोगों को कहते थे कि भाई अंकुरित मोठ खाओ, तो ऐसा उनको ऐसा लगता था ये क्या खिला रहे हैं, लेकिन अब उसका इंग्लिश नाम आ गया स्प्राउट्स, तो लोग वो खाते हैं, अच्छा लगने लगा, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, वो टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से, और हमें सारे फूड यहाँ अवेलेबल है, हर प्रकार का खाना हमारे हिंदुस्तान में अपने टेस्ट के हिसाब से अवेलेबल है। फ्रूट्स हम लोग ले सकते हैं। इस प्रकार की चीजें जो है वो नाश्ते में, दूध जरूर पिए। देखिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दूध में है क्या, सारा तो जहर आ रहा है, उसमें तो कैल्शियम है नहीं, उसमें तो विटामिन डी है नहीं। जहां तक कोशिश करें, आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी सी मेहनत होती है, तो अगर हम ये जो नेचुरल चीजें हमें मिल रही हैं, हम 10 मिनट भी सुबह उठ के धूप में बैठने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बहुत महंगी वाली गोली लेके विटामिन डी खाने के लिए तैयार है। ये है सहूलियत की बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था। हमें रेगुलर में विटामिन सी जैसे हरी मिर्च में मिलता है, हमें नींबू में मिलता है,
हम उसको छोड़ेंगे, लेकिन महंगी वाली विटामिन सी की केमिकल वाली दवाइयां खाने के लिए हम तैयार हैं। ये कहीं ना कहीं हमें चेंज करना है। उसके बाद लंच जो है, जैसे होता है खाने के बीच में खाना अवॉइड करिए, मील बिटवीन मील्स, जिसको आम भाषा में बोलते हैं ना, चलते रहते हैं कि भाई कहीं गए एक समोसा खा लिया, 12 बजे अगर आपने समोसा खाया है तो उस दिन आप लंच स्किप करिए, एक के बदले 1.5 खा लीजिए समोसा, लेकिन फिर लंच स्किप करिए उसमें। नहीं तो क्या होगा कि अभी आपका जो अन्न अंदर गया है वो अभी हजम भी नहीं हो रहा है, आप उसमें दूसरा अन्न डाल देते हैं। बहुत सादी भाषा में समझाओ कि जब अगर हम घर में चावल बना रहे हैं, अगर चावल आधे पके हैं तो क्या हम उसमें ऊपर से दूसरे चावल डालते हैं? हम नहीं डालते हैं, उसको पूरा पकने देते हैं। लेकिन हम अपने पेट के साथ वही कर रहे हैं कि पहला भोजन अभी हमारा डाइजेस्ट भी नहीं हुआ कि हम दूसरा भोजन कर लेते हैं। कोशिश करें कि भोजन का समय हमारा थोड़ा सा निर्धारित हो, यानी आज मैंने दोपहर को 1 बजे खाना खाया तो कल 4 बजे खाऊंगा, परसों में हो सकता है 3 बजे खा लूं। कोशिश करिए, कभी कभी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन कोरोना ने ये भी समझा दिया है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं रहोगे तो दुनिया नहीं चलेगी। कभी कभी हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट समझ के इन चीजों को अवॉइड करते हैं, लेकिन आप खाने में 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगते, उतना समय हम निकाल सकते हैं अपनी दिनचर्या से। कोशिश करिए हमारे खाने का जो समय है वो फिक्स हो। रात का खाना अगर आप शाम को 6-7 बजे तक खा लें, यानी सोने से कम 4 घंटे पहले, ये एक बहुत अच्छा चीज मानी जाती है। आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत अच्छा एक आपको डिस्क्रिप्शन पूरा मिल जाएगा कि वो पूरा समय उसको मिलता है। और रात का खाना थोड़ा हल्का खाएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को सिर्फ दूध या सूप या दलिया, सिर्फ यही चीजें खाते हैं। अगर आपको उसकी आदत नहीं पड़ी तो रात को खाना थोड़ा जल्दी खाएं, सोने से पहले। अक्सर ये होता है कि हम 10 साढ़े 10 खाना खाते हैं और 11 बजे हम लोग सो जाते हैं, ये गलत है। और रात को खाना खाने के बाद में कोशिश करिए कि 300-400 कदम आप चलें, जितना धीरे चल सकते हैं उतना धीरे। सुबह उठ के जितना तेज चल सकते हैं उतना तेज चलिए सुबह उठ के। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉकिंग। और शाम को खाना खाने के बाद, डिनर के 10 या 15 मिनट बाद भले आप 500 कदम चलिए, चलेगा, लेकिन जितना धीरे धीरे टहलना जिसे कहते हैं वो चीजें करिए। और जो मौसम की चीज है, जिसे हम ऋतुचर्या बोलते हैं, वो ही खाइए। जैसे आप देखिए कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि संतरे आपको एक ही सीजन में मिलते थे, आम आपको एक ही सीजन में मिलते थे, अंगूर आपको एक ही सीजन में मिलते थे। लेकिन आजकल कुछ ऐसा होते जा रहा है, या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या फिर सब ये कोल्ड स्टोर का माल है। आपको 12 महीने हर प्रकार का फ्रूट मिलता है, 12 महीने हर प्रकार की सब्जियां मिलती हैं जो बेमौसम की, जो पॉसिबल ही नहीं है, और ये सारी बेमौसम की है। और आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि अगर गर्मियों में आप ये फल खा रहे हैं तो इसका आपको क्या फायदा होगा, सर्दियों में खा रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा। जो सर्दियों में खाने वाला फल है, अगर आप उसको गर्मियों में खा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर में अंदर में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो और बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको साल भर मिल रही हैं। अब ले दे के हमें वही आदत पड़ गई है कि पिछले महीने तक सर्दी थी तो हम लोग हीटर जला के रहते थे, अब गर्मी आ रही है तो हम एसी चलाएंगे क्योंकि हमें ठंडी चाहिए। थोड़ा सा जो है वेदर के हिसाब से अपने शरीर को हम संभाल के रखें, ये आयुर्वेद में बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज वही है कि अपना खान पान की वजह से आपका बहुत सारे जो विकार हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, वो खान पान के ऊपर ही होते हैं। हम लोगों का उल्टा हो गया है कि हम लोग सुबह नाश्ता नहीं के बराबर करते हैं कि हमें वेट कम करना है, इसलिए हम लोग नाश्ता नहीं करते। दोपहर के लंच के लिए हमको फुर्सत नहीं होती क्योंकि हम लोग सब काम धंधे वाले लोग हैं, कमा रहे हैं अपने लिए, लेकिन अपने लिए समय नहीं है। तो और रात को हम लोग ऐसा तगड़ा खाना खाते हैं कि पूछिए मत। तो वो सारे विकार जो है, क्लॉक हमारा उल्टा चल रहा है, वो सही होना चाहिए। और हमें ये सुनने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन उतना कठिन है नहीं। इसे अगर हम ठान लें तो हम कर सकते हैं। जब भी आपने स्पाइसेस की बात की जी, तो स्पाइसेस तो हर घर में यूज होता है, उसका आयुर्वेदिक दृष्टि से कितना महत्व है? उसका पूरा महत्व ही आयुर्वेदिक दृष्टि से है। आप अपने घर में तेजपान, दालचीनी, जीरा, इलायची, अजवाइन, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, काली मिर्ची, ये जितनी भी चीजें हैं आयुर्वेद में उसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि ये पाचक है। पाचक है ना, ये हजम करने में, खाने को हजम करने में आपकी सहायता देता है। ये खाने से आपकी वायु निकलेगी यानी पेट में जो गैसेस तैयार हो रही हैं वो बाहर निकलेंगी। ऐसे ये एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे हल्दी है, हल्दी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है।
ये आयुर्वेद में सालों पहले लिखा हुआ है, हजारों साल पहले लिखा हुआ है कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है हल्दी, इसलिए इसको हमने खाना चाहिए। लाल मिर्च से क्या फायदे हैं, लाल मिर्च के क्या नुकसान है, हरी मिर्च के क्या फायदे हैं, हरी मिर्च के क्या नुकसान है, ये सारी चीजें आयुर्वेद में, ये आज से आप समझ लीजिए 7-8 हजार साल पुराना शास्त्र है। इन चीजों के लिए जितनी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म जिसे हम कहते हैं, उसमें लिखे हुए हैं, आज तक के उसमें से एक भी फेल नहीं हुआ। मॉडर्न साइंस ने उस पर बहुत रिसर्च करी है, जब भी प्रेजेंटेशन आता है तो उसमें ये इस्टेब्लिश होता है कि हाँ ये जो लिखा है ये प्रॉपर्टी ओके है, ये प्रॉपर्टी उसमें पाई गई। एक भी प्रॉपर्टी को ये नहीं खारिज नहीं कर सके कि नहीं ये खाने से ऐसा होता है, आयुर्वेद बोल रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कभी नहीं हुआ है आज तक के। और उसके अलावा भी शायद ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी आगे आई हो जो उस समय न लिखी हुई हो, यानी वो इतना अच्छा स्टडी उस समय के लोगों ने उस पर करके रखी हुई है। जब भी जैसा आपने बताया कि कोरोना के पार्श्वभूमि में आयुर्वेद का महत्व और अधोरेखित हो गया जी, अंडरलाइन हो जी। गया, तो क्या आप समझते हैं कि आप सोचते हैं कि आयुर्वेद इसके बाद जो उसका प्रवास है वो बहुत सही रास्ते से होगा या लोग ज्यादा लोग उसको फॉलो करेंगे? देखिए ज्यादा लोग तो फॉलो करना शुरू हो चुके हैं, और जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल इस रास्ते पे आएंगे। क्योंकि आप देखिए ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक बात बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो गई है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की होती है, ये अगर आपकी ठीक रही तो आपको ये इस प्रकार के वायरल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। ये WHO बोलिए या आप जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, जिस संस्था को आप उसकी भी बात करेंगे तो सब जगह ये बात कही गई है। अब आप मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो जो 2-3 चीजें उन्होंने बताई हैं, जैसे विटामिन सी, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो केमिकल वाला विटामिन सी खा लीजिए, जहर युक्त जिसे मैं कह सकता हूं, या फिर जो आपको नेचुरल रिसोर्स में मिल रहा है वो खा लीजिए। अब अगर आपको आयुर्वेद के नाम से कुछ ऐसा परहेज है कि भाई बहुत पुराने स्टाइल का नाम है, बाबा लोगों का नाम है आयुर्वेद, ये क्या बात हुई, आप उसको हर्बल समझ के खाइए, हर्बल नाम अच्छा लगता है। हर्बल टी बोलेंगे तो लोग बहुत अच्छे से पिएंगे, लेकिन अगर आप बोलोगे आयुर्वेदिक काढ़ा पीना है क्या, तो लोग नहीं बोलेंगे। चाय भी ये काढ़ा है, चाय क्या है। और अभी कोरोना ने आप देखिए कि WHO के बाद में जैसे हमारी आयुष मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी जितनी मेडिसिन बताई हैं वो आपके हमारे सबके घर में मिलने वाली जो गरम मसाले हैं वही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। उन्होंने आपको तुलसी बताई, काली मिर्च बताई, सौंठ बताई और दालचीनी बताई। इसका उन्होंने आयुष काढ़ा जो बताया कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा उन्होंने कहा उसमें आप मुनक्का डालिए, मुनक्का यानी जो सूखा हुआ अंगूर होता है बड़ा वाला, रेजिन्स जिसे हम कहते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा मीठा बनाना है तो उसमें गुड़ डालिए। ये सभी चीजें करीब करीब हर एक के घर में हमें मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा विटामिन सी अगर आपको चाहिए तो आंवला खाइए, आंवला भी किसी ना किसी रूप में हम लोग खा रहे हैं। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो भी बताया, और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, आप देखिए कि अगर WHO से भी कोई अगर से रिकमेंडेशन आ रही, फर्क सिर्फ इतना रहा कि अगर आयुष वाले इसके गुणधर्म यहाँ के जो है वो बता रहे हैं तो उसका इंग्लिश वर्जन WHO वाले बता रहे हैं। ऑप्शन 2 है हमारे पास में, या लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ हम वो केमिकल खा के उस चीज को बढ़ाएं। मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, हम लोग यानी अपने माँ बाप, और मैं तो अपने नाना नानी दादा दादी सबके साथ में रह चुका हूं, उस समय कहीं आपको चोट लग जाए हल्दी लगाई जाती थी, सर्दी हो जाए दूध में हल्दी मिला के पिलाई जाती थी कि ये दूध हल्दी पियो इससे जल्दी ठीक होगा। किसी प्रकार का बुखार अगर नहीं उतर रहा हो तो दूध हल्दी पिलाई जाती थी। आज अगर हम किसी को कहें कि दूध हल्दी पियो, अब लोगों ने पीना शुरू किया कोविड की वजह से, और उसको नाम दिया गोल्डन मिल्क, क्योंकि ऊपर से नाम आ गया जी गोल्डन मिल्क है। तो अब तो मैं आपको बता रहा हूं सर कि बाहर की कंट्रीज में टर्मरिक लैटे ये बिकने लगा है। 500 ग्राम्स, आधा किलो की जो बोतल है वो 999 रुपीस की है, उसमें सिर्फ 1 चम्मच हल्दी है, बाकी दुनिया भर की उन्होंने चीजें डाल के वो हम बड़े चाव से पी रहे हैं, बड़े, क्योंकि नाम बहुत मॉडर्न है। अगर दूध हल्दी बोलो तो नाक चढ़ता है हमारा, अरे क्या पिला रहे हो। गोल्डन मिल्क बोलो तो थोड़ा सा एक्सेप्ट होता है, और अगर टर्मरिक लैटे के नाम से हम अगर उसको एक्सेप्ट करें तो हम, हाँ, कैफे कॉफी डे जैसी जो ब्रांडेड है वहां पर भी उन लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह टर्मरिक लैटे मिलना शुरू हो गया। तो व्हाट इज टर्मरिक लैटे?
बात वही है हमारी सोच की, हमारी समझ की, कि जब तक हमारे पीछे अमेरिका का ए नहीं लगता, वो आयुर्वेद है तो लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती, आयुर्वेदा हो गया तो चलता है, योग है तो नहीं चलता, योगा YOG ए लग गया पीछे अमेरिका का तो योगा हम स्वीकार करते हैं। नीम का झाड़ हमारे आंगन में, हमारे सड़क पे पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ है, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अमेरिका जाते हैं तो वहां पे नीम की एक इतनी सी दातुन जिसे हम कहते हैं वो कुछ डॉलर्स में मिलती है, लोग वहां पर उसको ब्रश कर रहे हैं नीम की दातुन से, क्योंकि वो डॉलर में मिल रही है तो हमें उसकी वैल्यू वहां जाकर हो रही है। तो ये सारी चीजें, ये सारी जो मानसिकता है, अब कोरोना में लोगों को ये समझ में आया है कि ये बेसिक है आयुर्वेदिक, यानी एक तो ये बात दिमाग से निकाल दी सारे लोग कि आयुर्वेद यानी सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों को बेचने का एक तरीका है, बिल्कुल नहीं। ये जो आप अपने घर में ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए रेगुलर कोर्स में। जैसे कोरोना का हुआ था, थोड़ा लहसुन का उपयोग बढ़ा दीजिए, लहसुन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, हर प्रकार की सब्जियां जो सीजन की आती है उसमें कहीं ना कहीं कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से उसको यूज करिए। तो आयुर्वेद का तो डेफिनेटली प्रचार प्रसार बढ़ना ही है और बढ़ना चाहिए। एक और सवाल है कि जैसा जैसा हमारा समय आगे बढ़ते जा रहा है तो मेडिकल साइंस में बिजनेस जो है वो भी बढ़ते जा रहा है, लोग बिजनेस माइंड से काम करने लगे हैं। ये सेवा का क्षेत्र है लेकिन अभी उसमें बिजनेस घुसता जा रहा है, आप मानते हैं ये सच है? जी हाँ, आयुर्वेद भी इसमें कहीं कोई अछूता नहीं है। तो इसके बारे में क्या उपाय हो सकता है? नहीं, देखिए अभी बहुत सारी चीजें जो डे टू डे बेसिस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम अगर उसको कभी तार जोड़ें तो हमें सब समझ में आता है कि गड़बड़ कहाँ है और कहाँ। हम लोग अक्सर मॉडर्न पैथी के जितने भी बड़े बड़े दवाखाने हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को यही दोष देते हैं कि ये चोर हैं, ये डकैत बन गए हैं, ये लूटते हैं, ये काटते हैं। लेकिन अगर आप कभी दूसरे एंगल से सोचिए कि मैं अभी अगर सिर्फ हमारे देश की व्यवस्था की बात करूं, मैं एक उदाहरण इसका और आपको दूंगा कि अगर तो आपका बच्चा जीनियस लेवल का बच्चा है, 99 परसेंटाइल वगैरह वाला, तो उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या इस प्रकार की जितनी व्यवस्था है वहां मिल जाएगी एडमिशन, जहां फीस बहुत कम है। अगर नहीं थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो उसको प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन दिलवानी है। प्राइवेट कॉलेज में 5, 5.5, 6 साल का जो MBBS होता है उसकी फीस जाती है करोड़ रुपए के आसपास। आपकी लाइफ के 6 साल उसमें चले जाते हैं, करोड़ से ऊपर ही है। किसी किसी कॉलेज की तो 3-3 करोड़ रुपए हो जाती है फीस अच्छे कॉलेज की। समय ऐसा आ गया है कि सिर्फ MBBS अगर आप करते हैं तो आपको कुछ फायदा होता नहीं है, यानी उतने रिटर्न्स नहीं मिलते क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गई है। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे और पढ़ना पड़ेगा, MD और पढ़ेंगे। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज की बात में MD की सीट्स के लिए अगर आपको गवर्नमेंट में ये सब व्यवस्था अगर गवर्नमेंट में ना मिले तो, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड सीट्स हैं, गवर्नमेंट में नहीं मिलती है तो आपको उसके बाद में कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपया लगाने होते हैं MD करने के लिए, क्योंकि किस शहर में जाके पढ़ेगा, वहां की फीस कितनी है, रहने का खर्चा कितना है, ये सारी चीजें। ठीक है, जब तक बच्चा MD कर लेता है तब तक के फिर ये होता है कि यार पोस्ट ग्रेजुएट से भी अभी कुछ नहीं हो रहा, अब हमको स्पेशलाइजेशन करना है, फिर एक आधा सर्टिफिकेट कोर्स या पोस्ट PG कोर्स होते हैं, आदमी वो कर लेता है। इतना पढ़ने के बाद वो बच्चा जनरल प्रैक्टिस में तो बैठेगा नहीं क्योंकि हाईली क्वालिफाइड है। हाईली क्वालिफाइड है तो अब अगर वो या तो खुद का हॉस्पिटल खोले, और अगर नहीं खोलते हैं हॉस्पिटल तो किसी के यहाँ जॉब करें, बड़े हॉस्पिटल जो आए हुए हैं। अगर आप यही वो विचार लगाइए कि आज अगर मैं सिर्फ नागपुर शहर की बात करूं, यहाँ खुद का हॉस्पिटल खोलना है अगर आपको, तो खुद के हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको जितनी बड़ी जगह खरीदनी पड़ेगी, उसके पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और उसमें जितना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगा के उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसमें तीनों चारों चीजें अगर मिला लें तो 7, 8, 10 करोड़ रुपए लगना बहुत मामूली सी बात है, यानी जमीन खरीदने से लेकर के तो अप टू द फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल। तो आप ये समझिए कि 10 करोड़ के करीब ये खर्चा आपने किया। या तो आपका कोई सेटअप हो पुराना, भाई पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, आपको वहां जाके बैठना है, वो बात अलग है। अदरवाइज आपने पढ़ने में कम से कम 6-7 करोड़ से ऊपर लगा दिया, उसके ऊपर 10 करोड़ आपने इसमें लगा दिया, 15 करोड़ रुपया। सारी जिंदगी भी आप अगर कमाएंगे तो 15 करोड़ रुपए आप नहीं कमा सकते जो चल रहा है। तो चाहे अनचाहे कहीं ना कहीं वो व्यवस्था फिर आ जाती है कि भाई बैंकों की किस्त भी मुझे भरनी है, खर्चे भी मुझे निकालने हैं, और जब मैंने इतना पैसा खर्च किया है, देखिए ये व्यापार है, ये अभी वो सेवा की भावना गई, ये अभी पूरी तरह से व्यापार है, इसको हमने व्यापार की तरह से ही देखना चाहिए। लेकिन अब अगर आप व्यापार की ये व्यवस्था देखते हैं कि मैं जिस चीज पे 10 करोड़ खर्च कर चुका हूं, अगर मैं इस रास्ते से चलता हूं
तो मैं तो जिंदगी में 10 करोड़ कमा नहीं सकता, तो फिर मैंने क्या किया? मैं अपने बच्चों को कर्जे में तो छोड़ के जाऊंगा नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं वो एक ना एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जाती है कि जहां ये गड़बड़ होना शुरू होती है। कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ बोलिए, एथिक्स के साथ बोलिए, मोरल्स के साथ बोलिए, ये व्यवस्था शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं फिर वो विकृत रूप में पूरे समाज के सामने आती है। तो एटलीस्ट आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा जो है, ये क्षेत्र तो भी इससे दूर रहना चाहिए जी। ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, मैं तो कहूंगा सारे क्षेत्र इससे दूर रहना चाहिए। अभी मैंने जैसे कहा कि मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दूंगा। अभी रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, आप भी पेपर में, आप भी मीडिया से जुड़े हुए देख रहे हैं, हजारों बच्चे वहां फंसे थे और यहाँ पर ना लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया उस चीज का कि आप अपना देश छोड़ के वहां पढ़ने के लिए गए, हमने बोला था कि आपको वहां पढ़ने के लिए जाइए, ऐसा है, आपको डॉक्टर बनना था इसलिए आप गए। कभी आप दूसरे एंगल से सोचिए, अगर उसकी जगह आपका बच्चा होता, क्या आपके पास में इतने करोड़ रुपए हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने में, जबकि आपका बच्चा सिर्फ कुछ 2-4-5% की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहा हो, तो हम वही देखेंगे कि भाई चलो वहां पे एजुकेशन सस्ती है। अगर वो एक बेसिक चीज, अगर एजुकेशन इंडिया में सस्ती हो, किसी को शौक नहीं है बाहर जाके पढ़ने का, अपने देश में रह के पढ़ना हमेशा अच्छा है अगर वो फैसिलिटीज धीरे धीरे बढ़ जाए। और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की जो बातें हैं उसमें भी मैं तो कहूंगा कि तीनों क्षेत्र में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो है आदमी का, आदमी दवाई बड़े दुखी होकर लेता है। ये मिठाई नहीं है कि चलते फिरते हमने ले ली, वो बेचारा दुखी होता है तो वो दवाई लेता है। तो उसमें भी अगर हम उसका एक्सप्लॉइटेशन करें, उसका शोषण करें, ये कहीं ना कहीं गलत है और ये किसी पैथी में नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, ये रुकना चाहिए, ये बिल्कुल रुकना चाहिए। पर्टिकुलर आयुर्वेद के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आयुर्वेद के बारे में मैं दोनों को संदेश देना चाहूंगा, जो आयुर्वेद इस्तेमाल करते हैं उनको और जो आयुर्वेद क्षेत्र में है उनको, कि ये जो समय अभी आया हुआ है, पिछले कई सालों से आयुर्वेद ने किसी न किसी कारण से अपनी प्रतिष्ठा थोड़ी सी खोई थी। उसके पीछे कारण क्या है, अगर हम उस पर चर्चा करें तो वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, विवादास्पद भी हो सकता है। लेकिन अभी ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है हम सभी आयुर्वेद से जुड़े हुए लोगों का, हम मैन्युफैक्चरर हो या हम उसके प्रोपेगेशन वाले हो, हम आयुर्वेद के एजुकेशन से जुड़े हुए हो। ये जो महामारी इसमें अभी विश्व में आई है, पूरे विश्व पटल पर अपने आयुर्वेद को इस्टेब्लिश करने का ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। पूरी ईमानदारी और शिद्दत से हम ये काम करें और जो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनसे एक ही अनुरोध है मेरा कि आप पूरा विश्वास रखिए, आयुर्वेद दवाइयों को सबसे आखिरी में रखिए, लेकिन आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य पर असर करती हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे कोशिश करिए, 3 महीने में, 6 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब शिफ्ट हुए, लेकिन उसके जो दूरगामी परिणाम है वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप इसे छोड़िए मत। चेतन जी, आपके साथ बातों का ये दौर ऐसा लग रहा है कि और भी आगे चलते रहना चाहिए, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हमें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। आप शंखनाद के निमंत्रण पर यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये सब मुझे बोलने का